कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। परिचय। जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियां: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। पात्र: उमा, सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की मां। शंकर, युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। रतन, रामस्वरूप का नौकर। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। बिछा दे साहब। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तख्त बिछाता है। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। बाबूजी बाबूजी। अरे प्रेमा, वो आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। आइए आइए। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अरे तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं।
आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायजा यानी जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मा? जी, वो तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई बढ़ाई के वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा, उमा। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। बाबूजी चलिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर। उमा, उमा। अब बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन।
दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। भोर का तारा एकांकी संग्रह से।